गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और मैं धरणीधर वैष्णव जीके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय लेकर, जिसके बारे में हमारी पूर्व में 3-4 क्लास हो चुकी है, अब एक नई कक्षा के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बाह्य आक्रमण और बाह्य आक्रमणों में कुषाणों का आक्रमण। इससे पहले हम जो देख चुके हैं जो आक्रमण हुए भारत पे, तो वो था यूनानी आक्रमण, उसके बाद हमने पढ़ा शकों का, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुषाण आक्रमण। और कुषाणों में आक्रमण के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो वो बात करेंगे हम कनिष्क के बारे में, यानी जिसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में। चलिए, पहले 2 क्लासों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जरूर इससे पहली वाली जो 3 क्लास है हमारी वो जरूर देखें, जिनमें यवनों का आक्रमण है और शकों का आक्रमण है। तो देखिए, वापस से अगर कोई नया व्यक्ति भी है तो उसके लिए भी इसमें थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जो बाह्य आक्रमण हुए, तो ऐसा नहीं है कि किसी कुषाणों का एक साथ हुआ या पहले किसका हुआ। क्रम यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज है। तो एक क्रम जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूं, YSPKH। Y से यवन क्रम है ये, S से शक, पहलव या पल्लव, कुषाण, और सबसे अंत में जो आक्रमण हुआ वो था हूणों का, जो प्राचीन काल में माना जाता है। इसके बाद मध्यकाल के इतिहास की बात करेंगे तो मुस्लिम आक्रमणकारी भी आएंगे, जिनमें अरब और तुर्की आक्रमणकारी प्रमुख थे। तो YSPKH ये स्पेलिंग हमें याद कर लेनी है, क्योंकि ये एक क्रम है जो प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणकारी थे, उनका आक्रमण हुआ। यवन थे, यूनान के थे, और बाकी ये सारे के सारे जिसको कह सकते हैं चीन के यानी मध्य एशिया के इलाके से ये भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य से आए थे, और बाद में यहीं के समाज में घुल मिल गए और यहीं के होकर रह गए। तो इनके बारे में हम यवनों के बारे में पढ़ चुके हैं। यवनों में हमने सिकंदर पढ़ा और उसके बाद मिनंडर पढ़ा। शकों में हमने शकों की 5 शाखाएं पढ़ी हमने, जिनमें मथुरा और उज्जैन और नासिक के प्रमुख थे। इसके अलावा कपिशा और तक्षशिला की शाखाएं भी थी। पल्लव विशेष रूप से हमारे यहाँ इतिहास में कोई खास महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कुषाणों के बारे में। कुषाणों के बारे में अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारी तीसरी क्लास कुषाणों, उसके बाद हम हूणों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कुषाणों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, जो जिसको हमें पढ़ना है, वो है कनिष्क। महत्वपूर्ण नाम है। तो शुरू करते हैं कुषाणों के बारे में। उससे पहले एक जानकारी के लिए बता दूं कि कुषाण जो है मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, वैसे ही जैसे शकों के बारे में बात की, खानाबदोश और बर्बर जाति थी, यानी घुमंतु जाति कह सकते हैं इनके बारे में। जैसे उनको गुजर और बंजारे कहा गया है हूणों को, तो वैसे ही ये भी एक उसी टाइप के कबीले के लोग थे। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये इनकी जाति थी यूची। कौन सी जाति के लोग थे ये? यूची जाति के थे, और रहने वाले कहां के थे? मध्य एशिया के। कहां के थे? मध्य एशिया इनका महत्वपूर्ण या इलाका जहां से ये रहने वाले थे। और मध्य एशिया की जो महत्वपूर्ण यानी कुषाणों की जो जगह थी, वो चीन का कांसू प्रांत। कौन सा है? कांसू प्रांत, या जिसका दूसरा नाम है निंगसिया, जहां की ये रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? निंगसिया। तो ये इनका निवास स्थान प्राचीन माना जाता है मध्य एशिया में। अब देखिए, ये भारत की तरफ किस तरह से इनका आगमन होता है वो हम देखते हैं। तो भारत में इनका आगमन पहले की जातियों के कारण, यानी यहां पर एक जो अलग जाति निवास कर रही थी, हूण जिनको कहा जाता है। मध्य एशिया में ही एक अन्य जाति थी, जिसका नाम क्या है? हूण जाति थी। तो हूणों ने क्या किया? इस यूची जाति पर आक्रमण किया। अभी आप ये कहेंगे यूची जाति का, हूणों का, कुषाणों का क्या कनेक्शन है? देखिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए कि यूची जाति पर आक्रमण करते हैं हूण लोग। अब ये यूची जाति क्या थी? विभिन्न कबीलों में बटी हुई थी। इनके 5 कबीले थे अलग अलग। यूची जाति के कितने कबीले थे? 5। और उन सबसे जो इन सब में 5 में जो महत्वपूर्ण था वो था कुषाणों का कबीला। कौन सा था?
कुषाणों का कबीला, यानी कबीलों में बटी हुई थी यूची जाति, और हूणों ने आक्रमण किया कहां पर, कान सुप्रात ने यूची जाति पर। यूची जाति को यह इलाका अपना छोड़ना पड़ा। हूणों के आक्रमण के कारण यूची जाति अपना इलाका छोड़ती है और मध्य एशिया से निकलकर यो कहें कि कुछ तो तिब्बत की ओर निकल जाते हैं। दो शाखाओं में बढ़ते हैं यूची जाति के लोग, कितनी शाखाओं में बढ़ जाते हैं, दो। तो कुछ लोग तो कहां, तिब्बत की तरफ निकल जाते हैं, और जो बाकी शेष थे वो दक्षिणी पश्चिम में, दक्षिणी पश्चिम यूं कहें यानी भारत का जो हिस्सा है, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, ये मध्य एशिया से निकलते हैं, और एक शाखा तो इनकी तिब्बत की तरफ और दूसरी शाखा इनकी दक्षिण पश्चिम में, थोड़ा नीचे दक्षिण पश्चिम में बढ़ जाती है इनकी जाति। तो यहां पर सीर दरिया नामक स्थान है। कौन सा? दरिया मतलब नदी। तो सीर नदी या दरिया यहां बहता था, उस इलाके में ये आकर रहने लगे। और यहां पर क्या हुआ, पहले से शक निवास कर रहे थे। कौन थे? शक। इन शकों को इन्होंने पराजित कर दिया, यहां से भगा दिया। किसने? इन कुषाणों ने। एक शाखा तो कहां चली गई? तिब्बत में। और जो दूसरी शाखा है जिनमें प्रमुख रूप से कौन है? कुषाण है। यानी 5 जातियों में सबसे प्रमुख कौन है? कुषाण। तो ये कुषाण कहां आते हैं? सीर दरिया में आके शकों को परास्त करके यहां से भगा देते हैं और यहां अपना निवास स्थान बना लेते हैं। किंतु समय था, हूण इनका पीछा करते हुए सीर दरिया में भी पहुंच जाते हैं और यहां से भी इन्हें कुषाणों को या यूची जाति को भागना पड़ता है। और यहां से ये भागते हुए कहां पहुंचते हैं? बैक्ट्रिया पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया में ये पहुंच जाते हैं और यहां पर, क्योंकि यहां से जो भागे थे शक, वो बैक्ट्रिया पहुंचते हैं और बैक्ट्रिया में पहुंचकर भी इन्होंने शकों को यहां से भगा दिया। शक यहां पर निवास कर रहे थे, शकों को यहां से भी परास्त होकर स्थान छोड़ना पड़ा। यानी हूणों ने भगाया किसको? कुषाणों को, यानी यूची जाति को। कहां आए? सीर दरिया में। सीर दरिया में इन्होंने शकों को परास्त किया, कुषाणों ने या यूची जाति ने। और आगे बढ़कर बैक्ट्रिया में भी इन्होंने परास्त किया किसको? शकों को, क्योंकि हूण इनका लगातार पीछा करते रहे। और अब ये बैक्ट्रिया जो स्थान था वो इन कुषाणों का महत्वपूर्ण स्थान हो गया और यहीं से ये भारत की तरफ प्रवेश करते हैं। अब ये भारत के कुछ, भारत में जो शासन करने वाले हैं या कुषाणों के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये तो था इनका प्रवेश करने का तरीका। हूणों के परास्त होने के बाद ये बैक्ट्रिया तक पहुंचते हैं। तो देखिए इनके शासकों के बारे में बात करें तो तिब्बत की शाखा तिब्बत में निवास करने लगी और 5 जातियों में से कुषाण सबसे प्रमुख उभर कर निकले और इसकी यूची जाति में से। तो अब इन हूणों का जो नेता है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे हूणों के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है, तो जो इस वंश का यूं कह सकते हैं संस्थापक, तो नंबर 1 हम बात करते हैं तो वो है कुजुल कदफिसस। क्या नाम है? कुजुल कदफिसस। ये प्रारंभिक नाम हमें इस वंश के शासकों का या शासक का मिलता है। जो प्रारंभिक नाम हमें मिलता है कुषाण वंश का वो कुजुल कदफिसस का नाम आता है और यानी प्रथम शासक है कुषाणों में। दूसरी चीज, इतना महत्वपूर्ण बैक्ट्रिया और यानी काबुल कंधार का इलाका, बैक्ट्रिया यानी बैक्ट्रिया से आगे की तरफ काबुल और कंधार का इलाका इसके अधिकार में था। बैक्ट्रिया बताया मैंने, बैक्ट्रिया इनका प्रारंभिक निवास था। तो बैक्ट्रिया और साथ में जिसको कह सकते हैं वर्तमान काबुल और कंधार का इलाका भी, या गंधार जिसको कहते हैं, वो इलाका इसके अधिकार में कर लेता है। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसके कुछ सिक्के मिलते हैं, वहां से इस कुजुल कदफिसस की या कुजुल कदफिसस की जानकारी मिलती है। तो उन सिक्कों की देखिए विशेष, क्योंकि महत्वपूर्ण आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो जो सिक्के मिले हैं वो किस चीज के हैं? इसके तांबे के सिक्के हैं, ना कि स्वर्ण और रजत सिक्के। सोने और चांदी के सिक्के नहीं मिले, केवल और केवल किसके मिले हैं? तांबे के सिक्के कुजुल कदफिसस के। अब इसके जो सिक्के मिले हैं, पहला नंबर 1 सिक्के की बात करें, जो पहला सिक्का है, तो इसका शासन के बारे में जानकारी मिलती है कि इस जो सिक्का है उसके 2 पहलू हैं। मैं हर बार बताता हूं, वैसे ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो सामने का हिस्सा है उस पर यवन शासक हर्मियस का चित्र है। किसका है? हर्मियस और यवन यानी यूनानी शासक का चित्र बना हुआ है। और सिक्के का
जो काबुल से मिला है। यानी इससे ये बात पता चलती है कि यहां पर पहले किसका अधिकार था, यवनों का था और सक्कों का भी था, तो हर्मियस शासक का। अब जो दूसरा भाग है सिक्के का, उसके जो दूसरा पहलू है वह खरोष्टी भाषा में इस कुजुल कदफिसेस का नाम मिलता है। कुजुल का नाम खरोष्टी भाषा में, कौन सी भाषा में मिला है, खरोष्टी में। तो यहां इससे ये पता लगता है कि इस इलाके में कहां की बात है, ये सिक्का मिला है काबुल से। तो ये पता लगता है कि इसका प्रारंभिक क्षेत्र कहां था, काबुल में, और काबुल में इसके अधिकार की पुष्टि हो जाती है। नंबर जो दूसरा सिक्का बात करें कुजुल कदफिसेस का, तो उसपे इसकी उपाधि मिलती है, किसकी, कुजुल कदफिसेस की। यहां जो उपाधि मिलती है वो इसकी महाराज नाम लगा हुआ है, महाराज महान कुजुल कदफिसेस। क्या नाम लिखा हुआ मिलता है, महाराज महान कुजुल कदफिसेस, ये उपाधि मिलती है किसकी, यहां कुजुल कदफिसेस के साथ स्थान पर कुषाण मिलता है, कुजुल कद कुषाण। ये इस सिक्के पर दूसरा प्रकार का जो सिक्का मिला है उस पर इसकी उपाधि मिलती है। तो इस वंश का यानी कुषाण साम्राज्य का पहला जो ज्ञात शासक है, महत्वपूर्ण शासक है जिसने इस वंश की स्थापना करी, तो वो नाम आता है हमारे पास कुजुल कदफिसेस का। बैक्ट्रिया काबुल कंधार के इलाके पर इसका अधिकार था। तांबे के सिक्के मिले हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। काबुल से एक सिक्का मिला है जिसमें यवन शासक हर्मियस का चित्र बना हुआ है, हो सकता है उसके बाद शासन किया हो। और दूसरा जो भाग है वहां खरोष्टी लिपि में स्वयं का नाम मिलता है। इसकी महाराज महान कुजुल कुषाण उपाधि मिलती है दूसरे सिक्के पे। अब देखिए इसके बाद कुजुल कदफिसेस के बाद जो इस वंश का दूसरा शासक है, देखिए कनिष्क इस वंश का तीसरा महान शासक माना जाएगा या माना जाता है। जो इससे पहले दो शासक हुए हैं, तो नंबर एक तो हो गया कुजुल कदफिसेस, और जो दूसरा शासक है वो है विम कदफिसेस। क्या नाम है, विम कदफिसेस। इस वंश का दूसरा महान शासक है कुषाण साम्राज्य का। अब देखिए बड़ी बात यह है कि ये भारतीय समाज पर यानी भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करने वाला कुषाणों का प्रथम शासक माना जाता है। कौन, विम कदफिसेस। यानी भारत पर अधिकार, और भारत पर अधिकार कौन से क्षेत्र में माना गया है इसका, पंजाब में। कौन से क्षेत्र में प्रारंभिक जो क्षेत्र था वो कौन सा माना जाता है, पंजाब क्षेत्र में इसका अधिकार की पुष्टि होती है किसकी, विम कदफिसेस की। तो बड़ी बात यह है कि शक्तिशाली इतना था, क्षेत्र तो पंजाब तक का है किंतु अधिकार इसका ऐसा माना जाता है कि मथुरा तक यानी मध्य भारत तक विम कदफिसेस का अधिकार माना जाता है। इसकी जो उपाधि मिलती है, विम कदफिसेस की उपाधि की बात करें तो उपाधि मिलती है महेश्वर की। कौन सी उपाधि धारण की थी, महेश्वर की। तीसरी बात इसके बारे में जो बात करें, इसके समय में सोने और तांबे दोनों के सिक्के मिलते हैं। चांदी के नहीं है, सोने व तांबे के, यानी आर्थिक स्थिति यहां तक आते आते कुषाणों की अच्छी हो चुकी थी। तो सोने और तांबे के सिक्के यहां से इसके मिलते हैं, और उन सिक्कों पर शिव का, नंदी और त्रिशूल का अंकन भी मिलता है। यानी ये क्या था, शैव धर्मानुयायी। किसकी बात कर रहे हैं, विम कदफिसेस की। यानी ये शैव धर्म को मानने वाला था, क्योंकि इसके सोने और तांबे के सिक्कों पर शिव का, नंदी का और त्रिशूल का अंकन मिलता है। तो इसका यह पुष्टि होती है कि वास्तव में शैव धर्म को मानने वाला था। उपाधि महेश्वर की है, भारत पर अधिकार पंजाब में, और पंजाब से लेकर कहां तक, मथुरा तक भी इसके अधिकार की पुष्टि होती है। इसके अलावा जो समृद्ध था, क्योंकि सोने के सिक्के मिल गए तो समृद्ध क्षेत्र तो रहा ही होगा। जो एक इतिहासकार है यूनानी इतिहासकार है, नाम है प्लिनी, नाम सुना होगा। प्लिनी जो है इसके समय में, विम कदफिसेस के समय में भारत और रोम के मध्य होने वाले व्यापार के बारे में भी वर्णन करता है। कौन, प्लिनी। किसके मध्य,
भारत और रोम के मध्य व्यापार। जब हम इस वंश के बाद में कनिष्क के बाद में हम पढ़ेंगे साम्राज्य की समृद्धता या साम्राज्य की स्थिति, उस समय देखेंगे कि किस तरह से इनका कुषाणों का जो था रेशम मार्ग पर अधिकार हो जाता है। रेशम मार्ग यानी चीन से लेकर रोम तक जो रास्ता था, जहां से चीन से बने हुए रेशम की सप्लाई होती थी, माल पहुंचता था, उसके मध्य में कुषाणों का अधिकार हो जाता है और चीन से माल खरीदना और रोम को बेचना ये भारतीय कुषाणों का मुख्य कार्य बन जाता है। तो वो चीज हम देखेंगे जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे कनिष्क का या इस वंश का। तो विम कन्फ्यूशियस इस वंश का दूसरा शासक है, भारत पर अधिकार करता है, पंजाब तक इसका अधिकार मिलता है, उपाधि महेश्वर मिलती है, सोने और तांबे के सिक्के इसके मिलते हैं जो शैव धर्मानुयायी की पुष्टि करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद इस वंश का महत्वपूर्ण और जिसको हमें पढ़ना है, पढ़ा तो हालांकि इन दो को भी है, पर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है तीसरा शासक महान कनिष्क। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कनिष्क के बारे में पढ़ना है। देखो, अब जब हम कनिष्क के बारे में पढ़ने लगे तो हम इसके बारे में, इसका जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विजय के बारे में पढ़ेंगे, इसके बौद्ध धर्म अनुयायी होने के जो कार्य इसने किए वो भी हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं इसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो व्यक्तिगत जीवन में यानी हम बात करें तो बड़ी बात यह है कि जैसे विम कन्फ्यूशियस शैव धर्मानुयायी था, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उस समय बौद्ध धर्मानुयायी था। किसकी बात कर रहे हैं? कनिष्क की। कौन से धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म को मानता है, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह से इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्मानुयायी था और देखा होगा कई बार कि किसी टीवी में देवताओं का कोई चित्र वो आ रहा है प्रोग्राम, कोई शिव पुराण है, रामायण है, महाभारत है, कहीं भी वहां देवताओं के पीछे जो मुकुट होता है या कहीं तपस्या करने के फलस्वरूप कोई देवता प्रकट होता है तो उसके पीछे एक चक्र सा घूमता रहता है, उसके पीछे एक किरणों का प्रभामंडल जिसको कह सकते हैं, प्रभामंडल ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रभामंडल। तो उन देवताओं के पीछे जो प्रभामंडल था वो कनिष्क के पीछे भी दर्शाया हुआ है। यानी यहां इसका समीकरण बोले तो इसका संबंध देवताओं के रूप में जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं को भी देवपुत्र कहा है, यानी देवताओं के पुत्र स्वयं को कहा है। जैसे इसकी उपाधि की बात करें, हम कनिष्क की उपाधि की बात करें तो उपाधि जो मिलती है वो मिलती है देवपुत्र, शाही, सहानुशाही। बोले ये क्या उपाधि है? क्या मिलती है? देवपुत्र, शाही, सहानुशाही। और इसका मतलब क्या है? शाही का मतलब यहां पर है सेवक और सामंत का यहां पर संबंध बनाया जाता है। शाही का मतलब यहां प्राचीन काल में सामंत से जोड़ा जाता था और साहा से सेवक। और देवपुत्र यानी देवताओं का ये पुत्र स्वयं को बताता है, यानी खुद का समीकरण ये किसके साथ करते हैं? कुषाण देवताओं से समीकरण करते हैं, यानी देवताओं के ही ये वंशज है। तो यहाँ कनिष्क की उपाधि की बात हुई। अब दूसरी बात करें इसका प्रभामंडल के बारे में हम बात कर चुके हैं। बौद्ध धर्म अनुयायी होने के कारण बौद्ध अनुश्रुतियों में इसका प्रभामंडल के या देवताओं के रूप में चित्रण किया गया है। राज्यारोहण की बात करें, यह महत्वपूर्ण चीज है। राज्यारोहण की बात करें, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो राज्यारोहण है वो एक तिथि क्रम को निर्धारित करता है। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण होता है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 78 ईस्वी से ही शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत मानी जाती है? शक संवत। अब बताइए, शकों का आक्रमण पहले हुआ, शक पहले से निवास कर रहे हैं, शक संवत चलाने वाला कनिष्क। बोले ये क्या बात हुई? कनिष्क को कुषाण संवत चलाना चाहिए था, शक संवत क्यों चलाया? यहां बात यह नहीं है कि इसने शक संवत चलाया, शक संवत कनिष्क ने ही चलाया, नो डाउट,
पर समस्या यहाँ ये है कि इसका नाम इसने शक संवत क्यों रखा। तो शक संवत इसलिए लिखा, इसने जो राज्यारोहण की तिथि है 78 ईस्वी, उसको एक तिथि मानकर, एक निश्चित यानी पिलर कह सकते हैं, मील का पत्थर हम कह सकते हैं, वो मानकर उसके आगे तिथि क्रम को इतिहास यहीं से इतिहास को शुरू कर दिया, जिसको शक संवत कहने लगे। क्यों कहने लगे? क्योंकि कनिष्क की मृत्यु के बाद, कनिष्क तो मर जाता है, किंतु इसके बाद 400 सालों तक, 400 वर्षों तक क्या होता है, शकों ने जो भारत में अधिकार कर रखा था या भारत में शासन कर रहे थे, उन शकों ने इस तिथि क्रम को बनाए रखा, इसी तिथि क्रम को आधार मानकर अपना राज्य शासन चलाते रहे 400 वर्षों, 400 से भी ज्यादा वर्षों तक। तो शकों ने इसको प्रचलित किया ज्यादा या काम में लिया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया शक संवत। बाकी इसको चलाने वाला कौन है? कनिष्क है, कुषाण वंशी। तो ये थे शक संवत के बारे में जानकारी, जो 78 ईस्वी में यानी ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद, यानी वर्तमान में अगर हम इस साल को देखें तो 78 हम इसमें क्या कर देंगे, कितना कौन सा चल रहा है, 78 को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा शक संवत आ जाएगा। और भारतीय सरकार इसी संवत के अनुसार कैलेंडर जारी करती है, साके लिखती है। अब जो है कनिष्क की विजय, ये तो था इस वंश के बारे में जानकारी, कनिष्क का परिचय। देखिए, कुषाण वंश के बारे में पढ़ा, नंबर 1 हमने पढ़ा इस वंश की भारत में आगमन किस तरह से होता है। मध्य एशिया से हूणों ने इनको पराजित किया। यूची जाति में से एक कबीला था कुषाण, जो भारत में पहुंचता है। तो भारत में आगमन हो गया, बैक्ट्रिया को आधार बनाकर भारत में प्रवेश करते हैं। पहला शासक कुजुलकदफिसेस, दूसरा विमकदफिसेस। विमकदफिसेस के समय भारत पर इनका अधिकार होने लगता है। दूसरा जो है, तीसरा शासक इस वंश का, वो है कनिष्क। समय है 78 ईस्वी से लेकर, कनिष्क का समय माना जाता है 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक का समय निर्धारित किया गया। हालांकि इस बारे में बहुत मतभेद हैं, बहुत सी संगोष्ठियां हो चुकी है कि इसका एक तिथिकरण निर्धारित कर दिया जाए, किंतु नहीं हो पाया। तो वर्तमान में जो प्रचलित धारणा है वो यही है कि 78 से लेकर 101 ईस्वी तक का इसका समय है। अब हम पढ़ते हैं कनिष्क की विजय। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कहां कहां तक इसने विजय की और क्या क्या विजय इसने जो की। तो सबसे पहले नंबर 1 जो हम देखेंगे इसकी विजय में, तो वो है पार्थिया की विजय। किसकी विजय? पार्थिया। क्या है पार्थिया? पार्थिया वर्तमान इराक ईरान का क्षेत्र है, पर्सिया जिसको कह सकते हैं कुछ रूप में। तो स्वयं वहां ना चलकर स्वयं नहीं गया। पार्थिया का शासक था खुसरो। कौन था? खुसरो आक्रमण करता है किस पर? कनिष्क पर, जब ये बैक्ट्रिया पर था। कहां पर अधिकार कर रहा था? बैक्ट्रिया में शासन था किसका? कनिष्क का। तो बैक्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए खुसरो स्वयं आगे चलकर आक्रमण करता है। इसके अलावा एरियाना का प्रांत भी यहां पर था। तो बैक्ट्रिया और दूसरा प्रांत कौन सा है? एरियाना। इन दोनों प्रांतों पर अधिकार करने के लिए खुसरो आक्रमण करता है किस पर? कनिष्क पर। दोनों के मध्य युद्ध होता है। खुसरो इस युद्ध में परास्त हो जाता है। और अब देखो, आक्रमण तो किया था इसने बैक्ट्रिया और एरियाना पर अधिकार करने के लिए, पर खुद का राज्य भी खो बैठता है। कौन? खुसरो। और कनिष्क की अधिकार किस पर हो जाता है? पार्थिया पर अधिकार हो जाता है। खुसरो परास्त इस युद्ध में हो जाता है। तो कनिष्क की पहली विजय पार्थिया की। नंबर दूसरी जो हम बात करें तो वो है पाटलिपुत्र की। महत्वपूर्ण विजय है पाटलिपुत्र, क्योंकि यहीं से ये अपना धर्म परिवर्तन करता है कनिष्क। तो देखो, पाटलिपुत्र यानी मगध साम्राज्य, भारत के अंदर, पूर्वी भारत में, जहां बाद में गुप्तों ने शासन किया और पहले मौर्य काल में। तो यहां पर इस समय था जो शासन था वो कुछ समय में, यानी कुछ कह सकते हैं थोड़ा बहुत सातवाहनों का थोड़ा सा अधिकार इस क्षेत्र में था। तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण होता है कनिष्क का। अब पाटलिपुत्र पर जो आक्रमण की जानकारी मिलती है वो चीनी और तिब्बती लेखक देते हैं। कौन देते हैं? चीनी और तिब्बती लेखक इस आक्रमण की जानकारी देते हैं।
कि कनिष्क ने, देखो कनिष्क के बारे में जितनी भी जानकारी हमें मिलेगी, ज्यादातर जानकारी का मुख्य स्रोत है वो चीन और तिब्बत से ही जानकारी मिली है कनिष्क के बारे में, या कुछ भाग में हम कह सकते हैं कल्हण की राजतरंगिणी से जानकारी भी मिलती है। तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण की जानकारी देते हैं चीनी और तिब्बती लेखक। अब देखो क्या जानकारी मिलती है यहां से कि इसने साकेत वर्तमान किसको कह सकते हैं क्या, अयोध्या ही है, यानी साकेत अयोध्या पर और किस पर, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है कौन, कनिष्क। और यहां पर आक्रमण करने के बाद ये इलाका जीत लेता है। और यहां से बड़ी चीज, एक तो बुद्ध का काष्ठ यानी लकड़ी से निर्मित भिक्षा पात्र लेता है, यहां इसको मिलता है पाटलिपुत्र से। और साथ ही अश्वघोष, महत्वपूर्ण व्यक्ति, बौद्ध विद्वान अश्वघोष को भी यहां से अपने साथ में ले जाता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अश्वघोष यानी इस वंश के जब मूल्यांकन करेंगे तब हम देखेंगे अश्वघोष ने क्या क्या काम किया। पहला सबसे बड़ा काम तो इसने यही किया, कनिष्क को बौद्ध धर्म ग्रहण करवा दिया। किसने, अश्वघोष ने। इसके अलावा बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, कई ग्रंथ भी लिखे अश्वघोष ने, जिनको हम बाद में देखते हैं। अगली जो बात है पाटलिपुत्र पर आक्रमण की, तो जो सत्य केतु विद्यालंकार साहब है, इतिहासकार हैं, कौन है, सत्य केतु विद्यालंकार साहब। उनका कहना है, जैसे मैंने भी पहले कहा, कि इन्होंने साकेत और अयोध्या में जो सातवाहन था, उन सातवाहनों को नष्ट कर दिया। ऐसा किसका कहना है, सत्य केतु साहब विद्यालंकार साहब का कहना है। तो दूसरी विजय, पहली विजय हो गई पार्थिया पर, खुसरो को परास्त करके खुसरो ने आक्रमण किया किंतु परास्त हुआ और पार्थिया पर अधिकार हुआ। दूसरा, पाटलिपुत्र पर कनिष्क स्वयं आक्रमण करता है चीनी और तिब्बती लेखों से, इसकी जानकारी मिलती है। साकेत, अयोध्या और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है, यहां से बुद्ध का काष्ठ निर्मित भिक्षा पात्र ले जाता है और साथ में सातवाहन वंश को नष्ट करता है। अगली विजय हम देखते हैं कनिष्क की। 2 विजय हो चुकी हैं। तीसरी विजय जो हम देखने वाले हैं कनिष्क की, तो वह है कश्मीर की विजय। नंबर तीसरी हम विजय देखेंगे तो कश्मीर की। देखिए, इसका कोई लिखित इतिहास तो मिलता नहीं है, लिखित इतिहास तो मिला नहीं है कि इसने वास्तव में कोई युद्ध का विवरण भी नहीं मिला। लिखित इतिहास का मतलब है, सॉरी, युद्ध का विवरण नहीं मिला, युद्ध का लिखित विवरण नहीं मिला। केवल अधिकार की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र पर इसका अधिकार था। कैसे पुष्टि होती है, यहां पर एक कल्हण है, इतिहासकार जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कल्हण की किताब है राजतरंगिणी। कौन सी किताब है, राजतरंगिणी, याद ही कर लेना है, कल्हण राजतरंगिणी, कल्हण राजतरंगिणी। तो कल्हण की जो राजतरंगिणी, उससे जानकारी मिलती है कि कनिष्क का कश्मीर पर अधिकार था। कश्मीर पर अधिकार की पुष्टि होती है। किसका अधिकार था, कनिष्क का अधिकार था कश्मीर पे। इसका एक दूसरा उदाहरण भी मिलता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई, तो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, बौद्ध धर्म की बुलाई गई थी। बौद्ध धर्म में जो बुराइयां आ चुकी उनको समाप्त करने के लिए चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया, कनिष्क के द्वारा, कुंडलवन कश्मीर में आयोजन किया गया। तो इससे यह पता चलता है कि वास्तव में कनिष्क का इस क्षेत्र पर भी अधिकार था। तो इसके अलावा कनिष्क ने यहां पर कनिष्कपुर नगर भी बसाया, विहार बनाए। कौन सा नगर बसाया, नगर निर्माण का कार्य किया। कौन सा नगर बनाया यहां पर, कनिष्कपुर। और ये कनिष्कपुर वर्तमान में जो बारामूला है श्रीनगर का, उसके पास का क्षेत्र करनीपोर एक ग्राम है, वो मिलता है। कनिष्कपुर नगर बनाया इसने कश्मीर में। तो वर्तमान बारामूला के पास एक गांव मिलता है करनीपोर, तो वो उससे समीकरण किया जाता है कि ये कनिष्कपुर था। तो
ये इसकी कश्मीर पे विजय की या कश्मीर पर अधिकार की पुष्टि करते हैं। ये चीज कल्याण की राजतरंगिणी से मिलती है। युद्ध का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता कि इस व्यक्ति से युद्ध करके इसने अधिकार किया था। 3 हो गए। नंबर चौथा जो हम देखते हैं इसकी विजय के क्रम में, तो जो चौथी विजय है वो है उज्जैन की विजय। नंबर 4 कनिष्क की उज्जैन पर अधिकार। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कनिष्क के बारे में, उज्जैन के बारे में। तो उज्जैन पर जो थे वो शकों का शासन था। पहले बता चुका हूं कि उज्जैन और नासिक और मथुरा में शकों का शासन था। तो कनिष्क जो है उज्जैन से शक शासकों को पराजित करता है, और जिस शक शासक को पराजित किया वो संभवतः चष्टन था। वो शक शासक कौन था? उज्जैन का चष्टन। और चष्टन को ये परास्त कर देता है, और इससे इसका मालवा पर, यानी उज्जैन मालवा क्षेत्र में पड़ता है, तो मालवा पर अधिकार हो जाता है, उज्जैन पर अधिकार हो जाता है। ये कनिष्क की चौथी विजय मानी जाती है। इतना ही है इसके बारे में कि शक शासक चष्टन को यहां परास्त करता है, इतनी जानकारी मिलती है। अब इसके बाद हम बात करें तो मध्य एशिया तक ये चला जाता है, यानी जो भारत का ऊपरी क्षेत्र है, यहां ये बात करें तो जो भारत का ऊपरी क्षेत्र हिमालय 3 पर्वत श्रृंखलाओं में फैला हुआ है। ये महान, ये मध्य और ये लघु। ये कौन सा है? लघु, ये मध्य और ये महान। हिमालय के 3 पार्ट है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। 3 समानांतर श्रेणियां फैली हुई पहाड़ों की लंबी लंबी। तो उनके इस पार यानी इन पहाड़ों के उस पार जो चीन है, चीनी क्षेत्र है, तिब्बत का इलाका है, वहां तक तो मध्य एशिया, जिसको कहा गया मध्य एशिया का भाग, तो मध्य एशिया तक ये चला जाता है। और ये जानकारी मिलती है वही चीनी और तिब्बती ग्रंथ से कि 90 ईस्वी में ये आक्रमण इसने किया था। चीनी और तिब्बती इतिहासकारों के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। हिमालय के उस पार मध्य एशिया में आक्रमण किया, और 90 ईस्वी का वो जो समय रहा था। अब देखिए यहां पर जो चीन की बात करें तो हान वंश का यहां पर शासन था, और हान वंश का जो सेनापति था उसका इस पर आक्रमण करने का कारण क्या था? ये जो तुर्कमेनिस्तान है उस पर चीनी जो तुर्कमेनिस्तान है यहां पर अधिकार कर लिया था हान वंश ने। हान वंश का अधिकार हो गया, इस कारण कनिष्क ने यहां पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इस इलाके में देखिए खोतान, काशगर और यारकन मुख्य क्षेत्र थे। तो इन तीनों पर किसका अधिकार हो जाता है? इन तीनों पर अधिकार कर लेता है कौन? कनिष्क। तो ये बात है 90 ईस्वी की, जब हान वंशी सेनापति को ये परास्त करके इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, अपनी सेना भेजकर हिमालय पार पे। और हान वंश का शासन था उस समय चीन में, तो उनको परास्त कर देता है और मध्य एशिया की विजय करता है। अब देखिए 2 हो गए, यानी हमारी कुल 5 विजय हो चुकी है। अब छठा जो हम पढ़ेंगे वो इससे भी आगे बढ़कर ये आक्रमण करता है। नंबर जो छठी विजय देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ मजा है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी कहानी भी है। तो कहां पर? चीन से आक्रमण, या चीन पर भी आक्रमण करता है कनिष्क। नंबर छठी विजय हम देखते हैं, चीन पर आक्रमण। अब देखिए जो मैंने बताया कि हान वंश से एक मुकाबला हो चुका है, हान वंश से एक युद्ध हो चुका है। तो ये जो कासगढ़, खोतान, यारकन था, यहां तक अगर इस कनिष्क का साम्राज्य फैल गया तो अब हान वंश और इन दोनों की बॉर्डर एक हो गई, यानी दोनों की सीमा एक हो गई, आपस में टच करने लगी। तो ध्यान रहे कि जब सीमाएं बढ़ती है तो तनाव भी बढ़ता है और युद्ध भी होता है। तो कनिष्क क्या करता है, ऐसे समय में महत्वाकांक्षी हो जाता है और यहां से लेकर पूरे इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए, जहां से वो स्वयं निकला था मध्य एशिया से, उस क्षेत्र पर पुनः अधिकार करने के लिए बढ़ता है। किसकी बात कर रहे हैं? कनिष्क की। चीन पर आक्रमण करता है। तो आक्रमण करने से पहले अपना एक दूत भेजता है। कौन भेजता है? दूत। और कौन भेजेगा? कनिष्क। कनिष्क अपना एक दूत भेजता है चीन में, और जो दूत था तो वो था इसका किसका? कनिष्क का भेजा हुआ दूत जाता है चीन में, और जो चीन का शासक था वो था
होती, ऐसा ही नाम है। होती नहीं मतलब होती नाम है किसका? चीन के शासक का। तो होती के पास हान वंशी शासक है, इसके पास दूत भेजता है कौन? कनिष्क। कनिष्क का दूत कहां पर जाता है? हान वंशी शासक होती के पास। होती का जो सेनापति था पांचाऊ। पांचाऊ कौन है? इस होती का सेनापति। तो देखो कनिष्क ने अपना दूत भेजा होती के पास जो हान वंशी शासक था, और इसका सेनापति है पांचाऊ। कनिष्क ने एक बड़ी शर्त रख दी। शर्त क्या रख दी? विवाह करने की इच्छा कर दी। किसके साथ में? चीन के शासक होती की राजकुमारी के साथ में। अब देखो ठेस तो पहुंचेगी, ठेस नहीं पहुंचने की विवाह करवा देता तो झंझट खत्म हो जाती, पर नहीं माना। कनिष्क को विवाह की इच्छा हुई, दूत के द्वारा सूचना भेजी कि जो कनिष्क है वो होती की पुत्री के साथ में विवाह करने की इच्छा रखता है। पांचाऊ और होती दोनों के दोनों नाराज हो गए कि हमारी बेटी से शादी करेगा। इस दूत को पकड़कर बंदी बना लिया। किसने? इन्होंने। कि शादी तो बाद में करेंगे, पहले तेरा फेरे करा देते हैं। तो दूत बंदी बन गया। कनिष्क को पता लगा। कनिष्क ने अपने सेनापति सी के नेतृत्व में, कनिष्क का सेनापति कौन है? सी के नेतृत्व में, सी के नेतृत्व में 70,000 की सेना भेज दी। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। यानी विवाह का प्रस्ताव मना करने के बाद कनिष्क ने 70,000 की सेना सी के नेतृत्व में चीन पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। भेज दी तो भेज दी। युद्ध होगा उससे पहले ही समस्या आ गई, यहां बरसात आ गई, मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने के कारण 70,000 की सेना में से, गिनने तो नहीं बैठे, पर ज्यादातर सेना ऐसे कहते हैं, लगभग सेना नष्ट हो गई। लगभग यानी ज्यादातर सेना नष्ट हो चुकी थी, और जो बची सेना थी उसको पांचाओं ने, बची हुई को पांचाओं ने समाप्त कर दिया। और कनिष्क इस युद्ध में परास्त होकर कर देने के लिए बाध्य हो गया। कर किसको दे रहा है? अब शादी तो हुई नहीं, टैक्स जरूर देना पड़ गया शादी का। तो अंतरराष्ट्रीय विवाह करेगा, हमारे चंद्रगुप्त ने किया था, ठीक है, वो तो सफलता मिल गई, 4 प्रांत भी मिल गए। पर यहां पर कनिष्क ने करने की कोशिश की तो नुकसान उठा बैठा, और यहां पर विवाह नहीं हो पाता है। और इस तरह से चीन पर जो आक्रमण किया वो इसका असफल हो जाता है। हालांकि पामीर तक और खोतान तक, कासगढ़ तक इनका अधिकार की पुष्टि हो जाती है। तो जो ह्वेंशांग है, ह्वेंशांग है, वो भी इस आक्रमण की पुष्टि करता है, और साथ में ये कहता है कि बाद में कनिष्क ने वापस से आक्रमण किया और वापस से इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, क्योंकि यहाँ की जो पीली नदी है, यानी यांगसी नदी है, यांगटीसिक्यांग जो नदी है, उसके उस पार रहने वाली जातियां भयभीत हो गई, डर गई, ऐसा कहता है वर्णन ह्वेंशांग। यानी ये पुष्टि करता है कि बाद में कनिष्क ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया, आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को डरा दिया, भयभीत कर दिया। तो ये थी कनिष्क की चीन पर आक्रमण और चीनी क्षेत्र पर विवाह का कारनामा। इसके बाद जो हम देखते हैं अंतिम विजय नंबर 7, तो वो है पेशावर। अब पेशावर की तो यही बात है, पेशावर या इसकी राजधानी है, किसकी? कनिष्क की राजधानी मानी जाती है, जिसको पुरुषपुर भी कहते हैं। पुरुषपुर या पेशावर कनिष्क की राजधानी है, और साम्राज्य का क्या है? केंद्र भाग। किसके साम्राज्य का? कनिष्क के साम्राज्य का केंद्र भाग भी है पेशावर, और राजधानी भी है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से इसका अधिकार हो गया था, ये माना जाता है। तो ये था हमारा कनिष्क के बारे में या कुषाणों के बारे में। और इसके बाद जो अगले हम देखेंगे वो है कनिष्क का मूल्यांकन, बौद्ध धर्मावलंबी में क्या किया, भारत में कौन कौन से इसके बारे में गांधार कला का विकास हुआ, हिंदी यूनानी शासकों के बाद, वो हम देखेंगे विस्तार से। तो इसमें हमने पढ़ा प्रारंभिक शासक, 3 शासकों के बारे में, कुदुल कदफिसस, विम कदफिसस और कनिष्क। तो इसके बाद हमारी अगली क्लास। धन्यवाद।